Hello student, welcome to the last lecture of 13 group elements. We are in the chapter of P block elements and we are studying group number 13. This is the seventh and the last lecture of group number 13. So आज अपना 13 group complete हो जाएगा student. Next lecture we will start with carbon family, that is group number 14. The only topic which is left in group number 13 is alums. Alums basically क्या होता है, वो क्या उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. इनकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और यूजेस क्या होते हैं. So without wasting time, let us start the topic. Basically alums are binary compounds, or they are what alums are double salt. They are double salts. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने पढ़ा था डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है. सो बेसिकली दे आर डबल सॉल्ट्स हैविंग द फॉर्मूला, हैविंग जनरल फॉर्मूला. इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है M2SO4 डॉट M-2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O. मतलब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए M2SO4 डॉट M-2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O, जहां पे M जो है where M is monovalent cation. इट इज मोनोवैलेंट कटायन. जनरली जो होता है डबल सॉल्ट में या फिर एलम्स में, वो M जो होता है वो या तो NH4 प्लस होता है जैसे अमोनियम, या फिर Na प्लस होता है, K प्लस होता है, Rb प्लस हो सकता है, या फिर CS प्लस हो सकता है. ठीक है. अगर आप इसका निमोनिक्स लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो अमीना, अमोनियम एंड सोडियम, अमीना कब्र, K प्लस एंड Rb मतलब कब्र, CS मतलब से, अमीना कब्र से बोली. बोली को आप ऐसे याद रखिए, बट अमीना कब्र से, ठीक है. ये मैंने आपको नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में भी दिया था, तो याद रखना अमीना कब्र से बोली, ठीक है. दूसरा, अगर मैं M प्लस के बाद M डैश की बात करूं तो ये ट्राइवैलेंट कटायन होना चाहिए. इट इज अ ट्राइवैलेंट कटायन. ना ट्राइवैलेंट कटायन मतलब जिसके ऊपर कितने का चार्ज होगा, +3 का चार्ज होगा. इसके अंदर एग्जांपल Fe+3 हो सकता है, Fe+3 हो सकता है, एल्यूमिनियम +3 हो सकता है, उसके बाद में क्रोमियम +3 हो सकता है, या फिर Ga+3 हो सकता है, कोबाल्ट +3 हो सकता है, या फिर इसके अंदर क्रोमियम +3 हो सकता है. ठीक है. तो इसको मैं ऑर्डर वाइज लिखता हूँ ताकि अपने बीमोनिक्स अच्छे हो जाएंगे. कोबाल्ट +3 एंड Ga+3. ठीक है. तो अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो अमीना कब्र से बोली फिलहाल. फिलहाल मतलब Fe+3 एंड Al, फिलहाल कोई गा कर सुनाए. अमीना कब्र से बोली फिलहाल कोई गाकर सुनाए. ठीक है. से बोली को आप ब्रैकेट में डाल देना, सुनाए को भी ब्रैकेट में डाल देना. ठीक है. तो बेसिकली बच्चों आपके ये कंपाउंड्स हैं एलम्स के. ठीक है ना. अगर हम लोग एग्जांपल बात करें, एग्जांपल्स ऑफ एलम की, तो सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको दूंगा पोटैश एलम. पोटैश एलम. पोटैश एलम का फॉर्मूला क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O. ये हो गया आपका पोटैश एलम. उसके बाद में सेकेंड एग्जांपल आई गिव यू क्रोम एलम का. क्रोम एलम में यहाँ पे खाली क्या हो जाएगा, क्रोमियम आ जाएगा एल्यूमिनियम की जगह पे. सो K2SO4 डॉट Cr2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O. ये आपका क्रोम एलम हो जाएगा. थर्ड, अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें आयन एलम की, ये भी इम्पोर्टेंट है. आयन एलम में यहाँ पे Fe आ जाएगा और यहाँ पे NH4 आ जाएगा. सो इट इज NH4 ट्वाइस डॉट Fe2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O. तो ये हो जाएगा आपका आयन एलम. ठीक है. अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स इन कंपाउंड्स की, तो ये प्रिपेयर कैसे किया जाता है. ठीक है ना. तो इनके प्रिपरेशन का कोई बड़ा मेथड नहीं है, एकदम सिंपल मेथड है. जिसका भी आपको एलम बनाना है, जो भी एलम बनाना है, उन दोनों के सॉल्ट्स को पानी में डिसॉल्व करके मिक्स करके रख दो. वाटर जैसे जैसे इवेपोरेट होते जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्रिस्टलाइज होकर एलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. तो आपने फिटकरी नाम सुना होगा, फिटकरी को ही एलम बोलते हैं बच्चों. तो जैसे अगर मुझे ये वाला कंपाउंड बनाना है
तो मैं क्या करूंगा, K2SO4 लूंगा, इसका एक्वस फॉर्म लूंगा, ठीक है। उसके बाद अंदर Al2SO4 थ्राइस का एक्वस फॉर्म डाल दूंगा, ठीक है ना। और इसको मैं क्या करने रख दूंगा, ड्राई होने रख दूंगा। तो बच्चों फाइनली मुझे क्या मिलेगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। बिकॉज यहाँ पे मैंने वाटर, अभी आप बोलोगे सर वाटर तो आपने लिखा नहीं, मैंने एक्वस फॉर्म लिखा था, तो ऑटोमेटिकली वो वाटर फॉर्म में ही हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें डबल सॉल्ट्स के बारे में, सो जो डबल सॉल्ट होते हैं दे आर स्टेबल ओनली इन सॉलिड स्टेट। सो डबल सॉल्ट्स आर स्टेबल ओनली इन सॉलिड स्टेट और ओनली इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगर आप इनको पानी में डिसॉल्व कर दोगे तो ये हर एक आयन में ब्रेक हो जाएगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। दे डिसोशिएट into each ion, they dissociate into each ion when dissolved in water, when dissolved in water। जब आप उसको पानी में डालोगे it will give the positive test for each and every ion। सर समझा नहीं तो मैं आपको समझाता हूँ। जब K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O को पानी में डाला जाता है, when it is dissolved in water, ठीक है। So it will give you K plus ions, it will give you Al plus 3 ions and it will give you SO4 minus 3 ions, SO4 minus 2 ions। आपके पास में क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो भी टेस्ट अवेलेबल है K plus का, Al plus 3 का, SO4 minus 2 का, वो सब टेस्ट आप करके देख सकते हो। हर एक आयन का टेस्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो वी कैन से दैट double salts are stable only in crystalline form, not in the ionic form, sorry, aqueous form, because in aqueous form they will dissociate into each and every ion। So these are basically important points regarding what alums। now अगर हम लोग alums के अंदर properties की बात करें, प्रॉपर्टीज, या फिर एक पहले नोट ले लेते हैं, प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे ले लेते हैं। नोट की बात करें, Li plus वेरी इंपॉर्टेंट, will never, can never form can never form alum। alum कभी नहीं बनाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। Li plus can never form alums। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ना बेटा, अगर हम लोग चाहे तो Li plus इधर लिख सकते थे, हर एक एलिमेंट तो आ गया, बट Li plus क्यों नहीं आ सकता? उसका रीजन है कि यहाँ पे जो मोनोवैलेंट कटायन है M+, इसके अंदर बच्चों इट इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। इन एक्वस फॉर्म इट इज सराउंडेड बाय डैश मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। और जो वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होगा उसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। सर ये वाला पार्ट नहीं समझा। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब इट इज सराउंडेड बाय 6 वाटर मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल? 6 वाटर मॉलिक्यूल। आप अगर Na+ की बात करते हो तो इसके ऊपर एक वाटर का लेयर बनता है एक्वस फॉर्म में, तो एक्वस फॉर्म में इट हैज 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। बट Li+ इज टू स्मॉल। Li+ बहुत ज्यादा क्या होता है, छोटा होता है, और इसके अंदर 6 वाटर मॉलिक्यूल आ ही नहीं सकते इसके सराउंडिंग में। इस वजह से बेटा ये कभी भी जो है वो डबल सॉल्ट फॉर्म नहीं कर सकता है। ये मैक्सिमम जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कितने वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड करेंगे। अगर समझो मेरे आजू बाजू में 4 वाटर मॉलिक्यूल खड़े तो उसको मैं मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर बोलूंगा। लिथियम के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई पुट अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्क हियर। लिथियम कैन नेवर फॉर्म व्हाट, एलम। एलम क्यों नहीं बना सकता, उसका रीजन हमने डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट्स, अभी ये वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद ये इंट्रोडक्शन पार्ट, अभी हम लोग इनके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us have the look at simple properties of alum, ठीक है। Now if we talk about properties of alum, सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है, they are white crystalline solid, they are white crystalline solid and highly soluble in water, highly soluble in water। This is very very important point। Second point, on heating they swells, थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, जैसे हम लोग ने बोरैक के केस में पढ़ा था वैसे ये भी है। थर्ड इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
aqueous solution of alum is acidic in nature. It is acidic in nature due to very important point, reason है actually ये, due to hydrolysis of M dash twice SO4 thrice. इस पार्ट का हाइड्रोलिसिस होता है. अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो M2SO4 का हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं सकता, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज. इंपॉर्टेंट नोट याद रखना, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज. क्यों नहीं हाइड्रोलाइज होता है स्टूडेंट्स? अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो मैं इसका आंसर भी दे देता हूँ. आपने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर अगर मेरा लेक्चर्स देखा है तो उसमें मुझे ये बताओ. पहली बात तो ये कौन सा है, या तो K2SO4 है या फिर Na2SO4 है. ये जनरली कौन सा है, कटायन +1 वाला रहेगा, वो ग्रुप 1 का है. तो ये क्या है, इट इज अ सॉल्ट एक्चुअली ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. सो अगर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है तो इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज. ठीक है ना. एक ही सॉल्ट होता है, टोटल 4 टाइप के सॉल्ट होते हैं. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड एंड वीक बेस. तो एक का ही हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, और वो कौन सा है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. इसका हाइड्रोलिसिस होता नहीं है. जबकि अगर हम लोग बात करें इस वाले कंपाउंड के बारे में, M2SO4 thrice, करेक्ट, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड. इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड. सो अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूं तो पहली बात तो ये सॉल्ट है किसका, इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. सर आपको कैसे समझा, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं Fe2, या फिर आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, आप Al2 भी ले सकते हो, पोटैश एलम वाला पार्ट. पहली बात तो ये है कि जो K2SO4 है उसका हाइड्रोलिसिस तो होगा नहीं. अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे ये फॉर्म करेगा FeOH थ्राइस, जो कि वीक बेस है स्टूडेंट्स. ठीक है ना. और साथ में क्या बनेगा, H2SO4, और H2SO4 कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो डेफिनेटली द सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन आफ्टर हाइड्रोलिसिस इज गोइंग टू बी, क्या हो जाएगा आपका, एसिडिक हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्किंग कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट, दैट इज यूजेस ऑफ एलम. यूजेस ऑफ एलम. स्टूडेंट्स जनरली एलम क्या होते हैं, दे आर नथिंग बट, आपने वर्ड्स अगर डे टू डे लाइफ में देखा होगा तो फिटकर ही देखा होगा. अभी हम लोग आजकल जनरली बच्चों जब शेविंग करते हैं, ठीक है ना, आपका भी एज हो गया होगा शेविंग का, तो जनरली आपने घर पे देखा होगा पापा को या बड़े भाई को शेविंग करने के टाइम, तो पहले जनरली क्या होता था, उनके डब्बे में एक फिटकरी हुआ करता था. तो जब ये शेविंग करने के बाद वो फिटकरी को समझो कोई ब्लेड से कट वट आ गया होगा, तो फिटकरी को पानी में भिगो के फिर उसको जनरली स्किन के ऊपर घुमाया जाता था. अभी तो हमारे पास आफ्टर शेव लोशन है, बहुत सारे परफ्यूम्स है, बट पहले क्या होता था, फिटकरी को यूज किया जाता था क्योंकि टू स्टॉप ब्लीडिंग. तो ये ब्लीडिंग को कैसे स्टॉप करते हैं, क्योंकि जो आपका ब्लड होता है बच्चों, वो होता है एक नेगेटिव कोलाइड. ये सरफेस केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, मैंने वहां पे भी सिखाया था. जो ब्लड होता है वो नेगेटिव कोलाइड होता है, और फिटकरी के अंदर क्या होता है, कटायंस होते हैं. तो कटायंस उसको क्या कर देते हैं, कोएगुलेट कर लेते हैं. इस वजह से वहां पे ब्लीडिंग क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है. सो इट इज यूज्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग, इट इज यूज्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग बोल सकते हैं, बिकॉज जो ब्लड होता है वो कौन सा कोलाइड होता है, इट इज अ नेगेटिव कोलाइड. ठीक है. और इसके अंदर क्या होता है, कटायंस होते हैं जो उसको स्टॉप कर सकते हैं. ठीक है. दूसरा, इट इज आल्सो यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो पहले जमाने में गांव में बच्चों, अभी तो कैसा आ गया, आरओ वाटर प्यूरिफायर आ गया, यूवी जो आपने देखा रहेगा, यूवी प्रोटेक्टिंग आ गया. बट पहले जमाने में क्या होता था गांव साइड में, कि लोगों के पास आरओ है, यूवी प्रोटेक्शन ये सब नहीं हुआ करता था. तो लोग क्या करते थे, जो पानी लेके आया रहता है वो लाते थे. वो लोग जनरली किससे लाते थे, वो या तो फिर कुएं में से या फिर नदी से पानी लेके आते थे. तो बारिश के सीजन में वो थोड़ा सा मटमैला हो जाता था. तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग उसमें फिटकरी घुमा देते थे. तो फिटकरी घुमाने का कारण क्या था, बिकॉज जो डस्ट पार्टिकल होते थे पानी में, दे आर नेगेटिव कोलाइड्स. यस, कोलाइड्स वो भी कौन से है, नेगेटिव है. और फिटकरी के अंदर जो होता है वो पॉजिटिव कोलाइड्स होते हैं. तो वो उसके साथ में उसका भी कोएगुलेशन कर लेते थे. तो जो भी गंदगी होती थी पानी के अंदर वो नीचे सेटल हो जाती थी. तो पानी को अगर आप प्यूरिफाई करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, बट बैक्टीरिया एंड ऑल दैट वो प्यूरिफाई नहीं होता है. इसके लिए आरओ है, ये सब यूवी वाले वो बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू. सो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. तो स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक ऑफ एलम्स. एलम्स के अंदर हम लोग ने डिटेल में डिस्कशन कर लिया कैसे ये बनते हैं, क्या इनके प्रॉपर्टीज होते हैं, यूजेस क्या होते हैं. सो दिस इज योर एंड ऑफ ग्रुप नंबर 13. ग्रुप नंबर 13 में हम लोग ने बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ी. टोटल 7 लेक्चर्स हैं.
ये 6 और 7 लेक्चर कंपेरेटिवली थोड़े थोड़े छोटे थे, बट अगर हम कंबाइन करें फिर भी हम लोग ने कम से कम 6 लेक्चर्स बहुत बड़े बड़े लिए हैं। हम लोग ने एक एक चीज डिटेल में पढ़ी है। द ओनली थिंग दैट आई रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड इज प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द नोट्स। इफ यू मेंटेन द नोट्स प्रॉपरली, अगर आपने हर एक चीज अच्छे से लिखी है, जैसे मैंने बोरिक एसिड का वो ग्रीसी टच वाला जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना के बोला था आपको, हर एक चीज अगर आपने अच्छे से लिखी है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जाने के चांसेस नहीं है। इसी तरीके से हम लोग ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 एंड 18 पढ़ेंगे। 18 में इतना टाइम लगेगा, हार्डली 2 लेक्चर्स में मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, बिकॉज वो तो 18 में तो बच्चों कोई केमिकल रिएक्शंस भी नहीं है। तो इफ यू रिवाइज ग्रुप नंबर 13, तो हम लोग ने 13 के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग ने ऑकरेंस के बारे में पढ़ा था, एलिमेंट्स कौन कौन से वो पढ़ा था, निहोनियम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 पढ़ा था। उसके बाद में हम लोगों ने केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कशन किया था, एक एक चीज कवर की थी। फिर हम लोग ने बच्चों कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन पढ़ा था। सबसे पहला जो कंपाउंड था वो था बोरेक्स, उसके बारे में डिस्कशन किया। सेकंड वाज ऑर्थ्रोबोरिक एसिड, थर्ड वाज डाइबोरेन, और उसी में हम लोग ने हैलाइड्स ऑफ बोरॉन भी कंप्लीट किया था। फिर एनामलेस बिहेवियर ऑफ बोरॉन पढ़ा था। फिर सिमिलैरिटी ऑफ बोरॉन विद सिलिकॉन, दैट इज आल्सो नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप, वो कंप्लीट किया। एंड देन वी जंप ऑन टू कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम, उसमें AlCl3 प्रीवियस लेक्चर में खत्म किया था, और आज के लेक्चर्स में मैंने पूरा एलएम कंप्लीट किया। तो दिस इज द एंटायर ग्रुप नंबर 13 ऑफ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक इज अ वेरी बिग चैप्टर, बिकॉज अगर आप देखोगे तो अभी तक सिर्फ 7 लेक्चर्स में हमारा ग्रुप नंबर 7 में है, बट दिस इज फ्रॉम अकॉर्डिंग टू एंट्रेंस। सो ग्रुप नंबर 13 एंड 14 जो है, अभी अगर आप नया सिलेबस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का देखोगे तो ग्रुप नंबर 13, 14, 15 ये उन्होंने 11th में डाल दिया है। 13, 14, 15, 16, 17 और 18 जो है उन्होंने शायद से 12th में डाला है। सो वट एवर इट इज, जो भी है हमको तो एंट्रेंस में पूरा कंप्लीट करना है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज नेक्स्ट लेक्चर आई विल मार्क इट एज लेक्चर नंबर 1, बिकॉज वो ग्रुप नंबर 14 का हो जाएगा। तो 14 में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, सिलिकेट्स क्या होते हैं, कार्बन के डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होते हैं, वो भी सब डिस्कस करेंगे। सिलिकॉन्स क्या होते हैं, उसके बाद में पायरोसिलिकेट्स, ये सब बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दीज आर वन टाइम वीडियो लेक्चर्स, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दीज वीडियो लेक्चर्स। द ओनली थिंग, अगर आपको कोई भी टाइप का डाउट आता है तो आप वीडियो लेक्चर्स को वापस देख सकते हो, उसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज बेस्ट ऑफ ग्रुप नंबर 13 फ्रॉम माई साइड. Now we will meet in the next lecture with group number 14, that is carbon family. Till then, thank you students.